हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम DU LLB PYQ एनालिसिस सीरीज में 6th सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से ADR के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में 2015 और 2019 में हुए अमेंडमेंट से आता है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि 2015 और 2019 के अमेंडमेंट के तहत आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि इस अमेंडमेंट का पर्पस इंडिया में आर्बिट्रेशन प्रोसेस को डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक इफेक्टिव मेथड बनाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ADR के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सेटल करें। इसके बाद हम 2015 के अमेंडमेंट के थ्रू किए गए टोटल 7 चेंजेस को बताएंगे। पहला, अमेंडमेंट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 17 के अंडर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर की तरह इन्फोर्सेबल होगा। साथ ही सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 ऐड हुआ, जिसमें कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट को लिमिट किया गया। अब कोई भी पार्टी डायरेक्टली कोर्ट में इंटरिम रिलीफ के लिए नहीं जा सकती, पहले सेक्शन 17 के अंडर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास जाना होगा। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता या रिजेक्ट होता है, तभी कोर्ट के पास जाया जा सकता है। दूसरा मेजर चेंज टाइमलाइन से रिलेटेड है, जिसमें 4 पॉइंट्स बताना है। पहला, आर्बिट्रेशन स्टार्ट करने का टाइम 90 डेज फिक्स किया गया, जो कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के दिन से काउंट होगा। दूसरा, आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज होने पर कोर्ट को 1 साल के अंदर केस डिस्पोज करना होगा। तीसरा, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए 60 डेज का लिमिट है, जो कि 7 डेज के अंदर फाइल होने वाली एप्लीकेशन से काउंट होगा। और फाइनली, न्यू सेक्शन 29A के अंडर आर्बिट्रेशन प्रोसेस 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करनी होगी, जो कि कोर्ट रेफरेंस के दिन से काउंट होगा। तीसरा मेजर चेंज अवार्ड को चैलेंज करने से रिलेटेड है। अब कोर्ट में अवार्ड सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर चैलेंज हो सकता है। पहला, पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर, और दूसरा, पेटेंट इलीगैलिटी ग्राउंड पर। पेटेंट इलीगैलिटी तब होती है जब अवार्ड किसी स्टैट्यूट या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट करे, और पब्लिक पॉलिसी के वायलेशन तब माना जाएगा जब अवार्ड फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या जस्टिस मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो। अगर अवार्ड इंडियन लॉ के फंडामेंटल पॉलिसीज के अगेंस्ट है तो भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में सिर्फ अवार्ड का नेचर देखा जाएगा, मेरिट्स ऑफ डिस्प्यूट नहीं। चौथा चेंज अवार्ड के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड इलीगल है तो पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके इन्फोर्समेंट पर स्टे ऑर्डर मांग सकती है। पांचवा चेंज, अगर आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन को 1 साल में कंप्लीट नहीं करता तो 5th शेड्यूल के ग्राउंड पर उसकी इम्पार्शियलिटी चेक होती है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के क्लोज B और सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के मुताबिक आर्बिट्रेटर का पार्टी या लॉयर से रिलेशन हो तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट दे। साथ ही 7th शेड्यूल में आर्बिट्रेटर के रिलेशन की लिस्ट दी गई है, जिससे आर्बिट्रेटर की क्वालिटी चैलेंज हो सकती है। 6th चेंज आर्बिट्रेशन फीस से रिलेटेड है। 2015 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 11 सबसेक्शन 14 में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आर्बिट्रेटर की फीस 4th शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड कर सकती है। 7th चेंज कोर्ट के डेफिनेशन में है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को छोड़ के नॉर्मल आर्बिट्रेशन केसेस अब डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। साथ ही हाई कोर्ट भी, जिसके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन हो, वो ये केसेस डिसाइड कर सकता है। इसके बाद हम 2019 के अमेंडमेंट को लिखेंगे। इस अमेंडमेंट के तहत टोटल 12 चेंजेस किए गए। पहला चेंज, 2015 के अमेंडमेंट के बाद आर्बिट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के टाइमलाइन में मॉडिफिकेशन है। 2019 में हुए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1 साल का टाइम आर्बिट्रेशन प्लीडिंग कंप्लीट होने से काउंट होगा, ट्राइब्यूनल के बनने से नहीं। दूसरा, चेंज टाइमलाइन की कंप्यूटेशन से है। पार्टीज अगर 1 साल एक्सटेंड करना चाहती है तो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, पर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का टाइम काउंट नहीं होगा। तीसरा चेंज, अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क्लोजर जरूरी हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। चौथा चेंज कहता है कि अवार्ड सिर्फ ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड पर ही कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तब कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है। पांचवा चेंज, आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 में है। ट्राइब्यूनल अवार्ड पास करने के बाद इन्फोर्समेंट से पहले ऑर्डर्स दे सकती है, इन्फोर्समेंट के बाद नहीं। 6th चेंज, 2019 अमेंडमेंट में आर्बिट्रेटर को प्रोटेक्शन दी गई है।
उनके अगेंस्ट सूट या लीगल एक्शन नहीं हो सकता अगर उनका एक्ट सही है। 7th चेंज, कोर्ट को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नल या वॉइड लगे तो आर्बिट्रेशन के लिए केस रेफर नहीं करेगी। 8th चेंज, डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन को पावर मिली है आर्बिट्रेट करने की, और अगर डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हाई कोर्ट पैनल बनाएगी जिनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। 9th चेंज, आर्बिट्रेटर फीस से रिलेटेड है। इसमें आर्बिट्रेटर फीस 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग पार्टीज के कंसेंट उसमें जरूरी है। 10th चेंज, आर्बिट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए है। इसमें आर्बिट्रेटर काउंसिल बनाया गया है। 11th चेंज, आर्बिट्रेशन एक्ट में आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन 8th शेड्यूल में डिफाइन की गई है। और आखिरी 12th चेंज, 2015 अमेंडमेंट सिर्फ फ्यूचर केसेस पर अप्लाई होगा, पास्ट केसेस पर नहीं। इसी के साथ हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले मुझे आप ये बताइए गाइस कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं 4th सेमेस्टर से, आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम के पास में स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। और हमारे कंटेंट को लगभग 3000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक 1000 स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी हमारी हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए? आपकी भी ये इतनी जिम्मेदारी तो बनती है। हम पूरा रात दिन एक करके आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। आप कमेंट में बस इतना बोलते हैं कि प्लीज़ इसका प्रोवाइड कीजिए, प्लीज़ इसका प्रोवाइड कीजिए, और हम हमारा पूरा जी जान से कोशिश करते हैं कि आपको ये कंटेंट अवेलेबल करवाएं। तो आपका भी इतना हक बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी वो खुशी दीजिए कि हम भी मोटिवेट हो आपके लिए इस सीरीज को कंटिन्यू करें। तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन सीपीसी के सेक्शन 89 से रिलेटेड है, जहां आपसे या तो डायरेक्टली सेक्शन के स्कोप, प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एफकॉन्स केस के फैक्ट्स देकर प्रश्न पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले सीपीसी के सेक्शन 89 को बताएंगे। सेक्शन 89 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई सूट ट्रायल कोर्ट में फाइल होता है और कोर्ट को लगता है कि दोनों पार्टीज आपस में अपने झगड़े को एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से सुलझा सकती है, तो कोर्ट पहले तो एक सेटलमेंट ड्राफ्ट बनाएगी, फिर दोनों पार्टीज से ऑब्जर्वेशन लेगी और फिर उस ड्राफ्ट को रिफॉर्मुलेट करके केस को आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत या फिर मीडिएशन के लिए रेफर करेगी। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि केस अगर आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन में जाए तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 लगेगा। अगर जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत में जाए तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 अप्लाई होगा, और अगर मीडिएशन है तो उसमें कोर्ट खुद कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करेगी। इसके बाद हम सीपीसी के ऑर्डर 10 रूल 1A को बताएंगे। इसमें कहा गया है कि प्रीलिमिनरी हियरिंग्स में कोर्ट पार्टीज का एडमिशन और डिनायल रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कोर्ट पार्टीज को एडीआर से डिस्प्यूट सेटल करवाने के लिए डायरेक्ट करती है और एडीआर में उनकी अपीयरेंस के लिए डेट भी फिक्स करती है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट बताएंगे जो कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन 2003 के केस में दिया गया था। इस केस में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और चेरियन कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें एफकॉन्स को ब्रिज और रोड कंस्ट्रक्शन करना था, लेकिन फिर एफकॉन्स ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, इसलिए रेस्पोंडेंट ने डैमेजेस क्लेम करते हुए सूट फाइल किया, जिसके रेस्पॉन्स में कोर्ट ने सूट को सेक्शन 89 सीपीसी के तहत आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिया। यहाँ एफकॉन्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ये कंटेन करते हुए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था और ना ही यहाँ पर पार्टीज की कंसेंट थी, इसलिए केस रेफर नहीं हो सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दी। पहली, सेक्शन 89 सीपीसी का पर्पस लिटिगेशन को जल्दी और इफेक्टिवली सॉल्व करना है थ्रू एडीआर और कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करना है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 89 सीपीसी का प्लेन और लिटरल इंटरप्रिटेशन करने पर पता चलता है कि इस सेक्शन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है। पहली, ये किसी भी डिस्प्यूट को एडीआर प्रोसेस के लिए रेफर करने से पहले कोर्ट के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को टर्म्स को फॉर्मुलेट या रिफॉर्मुलेट करे। सिर्फ डिस्प्यूट का नेचर डिटरमाइन कर लेना ही एडीआर रेफरेंस के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 के क्लोज सी और डी में दिए गए जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन के डेफिनेशन को इंटरचेंजेबल माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का नेचर और ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता है। दोनों ही डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजोल्व करने की अल्टरनेटिव मेथड्स है। तीसरा, केस को रेफर करने से पहले कोर्ट पार्टीज को एडीआर प्रोसेस, कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताती है।
पार्टीज का एडीआर मोड के लिए कंसेंट लेना मैंडेटरी है। अगर पार्टीज एग्री करती है तभी केस इनमें रेफर होता है। फोर्थ, आगे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एडीआर के लिए सुटेबल केसेस कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और पार्टीशन पार्टनरशिप टोर्ट केसेस है। कुछ केसेस जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस या सीरियस एलिगेशंस एडीआर के लिए रेफर नहीं किए जाते, और ये जो भी केसेस एडीआर में रेफर होते हैं वो इलस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 और 2005 को रेफर करते हुए कहा कि जब केस सेक्शन 89 के तहत एडीआर को रेफर हो जाता है तो वो दोबारा कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सेक्शन 89 सीपीसी और ऑर्डर 10 रूल 1A के बीच जो इनकंसिस्टेंसी थी उसे क्लैरिफाई करते हुए कहा कि सेक्शन 89 के अंडर कोर्ट के पास पावर है किसी भी डिस्प्यूट को एडीआर के लिए रेफर करने की, जबकि ऑर्डर 10 रूल 1A उस रेफरल प्रोसेस का प्रोसीजर बताता है। सिक्स्थ, आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 8 में एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन सीपीसी सेक्शन 89 में अगर पार्टीज डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व करने की कंसेंट दे देती है तो कोर्ट उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकती है, भले ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ना हुआ हो। सेवंथ, आखिर में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को रेफरल के बाद पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट को रिकॉर्ड करना होता है, और ये भी जरूरी है कि कोर्ट पार्टीज को एडीआर के बारे में पूरी जानकारी दे। अगर एडीआर में सेटलमेंट नहीं होता तब कोर्ट डिक्री पास कर सकती है या डिस्प्यूट को लीगल प्रोविजंस के तहत रिजोल्व करती है। आखिर में कोर्ट ने यही कंक्लूड किया कि बिना पार्टीज के कंसेंट के सूट को रेफर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तीसरे क्वेश्चन में हम 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिनमें से शॉर्ट नोट्स में आपसे कोई भी 2 कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। पहला है बांटना और वाटना, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरा है सलामी टेक्निक। अब पहला कॉन्सेप्ट करते हैं बांटना और वाटना, जो कि नेगोशिएशन एग्रीमेंट से रिलेटेड है। बांटना का मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है, यानी कि सपोज आप किसी डील पर नेगोशिएशन कर रहे हो और वो डील कैंसिल हो जाए तो आपका बेस्ट बैकअप क्या है, वही बांटना होता है। आगे आप इसका प्रॉपरली एक एग्जांपल रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आप करंट जॉब में हो और प्रमोशन चाहते हो और दूसरी कंपनी से आपको जॉब ऑफर मिला है। अब आप उस ऑफर को बांटना की तरह यूज करके अपने बॉस से रेज नेगोशिएट कर सकते हो। आगे हम वाटना मेंशन करेंगे, जिसका मतलब होता है वर्स्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी कि सोचो अगर डील फेल हो गई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, यही होता है वाटना। एग्जाम्पल, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जॉब के लिए नेगोशिएट करता है लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसका वाटना यानी वर्स्ट केस ये हो सकता है कि उसे जॉब ही ना मिले। इसी के साथ पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि रेलेवेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें हम बताएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलने के बिना एक्सप्रेस करने का तरीका देता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और आई कांटेक्ट से भी मैसेज कन्वे करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। फीलिंग्स जैसे कि गुस्सा, शाइनेस, नर्वसनेस, अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट, ये सब हम बिना कुछ बोले इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन एंग्री हो तो उसका चेहरा और बॉडी पोस्चर ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देता है कि वो एंग्री है। दूसरा, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो आप उनका नॉन वर्बल बिहेवियर देखकर उनका मूड, इंटेंशन और रिएक्शन समझ सकते हो। जैसे आई कांटेक्ट यानी कॉन्फिडेंस, ब्लशिंग यानी शाई कर रहा है। तीसरा हमारा पॉइंट है बिल्ड बेटर रिलेशनशिप। नॉन वर्बल सिग्नल्स हेल्प करते हैं ट्रस्ट और बॉन्डिंग डेवलप करने में। अगर आप एक 2-वे कम्युनिकेटर है जो ओपन बॉडी लैंग्वेज और वार्म जेस्चर्स यूज करता है तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट्स और रिप्लेसेस वर्ड। कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल मैसेज को रिपीट करता है, जैसे डायरेक्शन बताते हुए हाथ से इशारा करना, और कभी कंप्लीटली रिप्लेस भी करता है, जैसे सिर्फ मुस्कान से आई एम हैप्पी कन्वे करता है। फिफ्थ, हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप नॉन वर्बल क्यूज को समझना और कंट्रोल करना सीख जाए तो आपकी कम्युनिकेशन ओवरऑल ज़्यादा एक्यूरेट
और इम्पैक्टफुल बनती है। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है जब वर्बल कम्युनिकेशन लिमिटेड हो, जैसे नॉइस इन्वायरमेंट, लैंग्वेज बैरियर्स या इमोशनल सिचुएशंस में। इसी के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है, लेकिन अब मैं आपको पैरालिंग्विस्टिक का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें बोलने का टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, पॉजेज और वॉइस क्वालिटी आती है, जो कि आपके कहे जा रहे मैसेज को अफेक्ट करती है। अगर ये पूछा जाता है पैरालिंग्विस्टिक, तो इनमें आपको ये जो टोन, पिच इत्यादि है, इन्हीं को पॉइंट बना करके समझाना है कि ये हमारे मैसेज को कैसे अफेक्ट करती है। अब हम फोर्थ और आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि नेगोशिएशन में सलामी टेक्निक पर पूछा जाता है। सलामी स्ट्रेटजी एक नेगोशिएशन टेक्निक है जिसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे अचीव करते हो, एक ही बार में नहीं। जैसे सलामी सॉसेज को एक ही बार में नहीं खाया जा सकता, वैसे ही किसी बड़े गोल को छोटे छोटे स्लाइसेस में तोड़कर अचीव किया जाता है। ये टेक्निक हंगरी के एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मत्तियास राकोसी ने सबसे पहले अप्लाई की थी। उन्होंने सबसे पहले इसका नाम सलामी टैक्टिक्स रखा। उन्होंने कहा, व्हेन यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ अ सलामी दैट योर अपोनेंट इज स्ट्रांगली डिफेंडिंग, डोंट ग्रेब इट एट वंस, स्टार्ट बाय स्लाइसिंग अ वेरी थिन पीस। राकोसी ने अपने अपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रेटजी यूज की थी। आज ये बिजनेस नेगोशिएशन में मेनली यूज होती है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना जरूरी है। पहला, लिसन एक्टिवली, उसे फील कराओ कि आप उसकी फीलिंग समझते हो। दूसरा, अपनी बात लॉजिकली रखना, अपनी फीलिंग्स फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करो जिसमें उनकी बात का भी रेफरेंस दो। अपनी बात फर्मली रखो पर फ्रेंडली रहो। तीसरा, वर्क टू अ जॉइंट सॉल्यूशन, यानी दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालो, उनके आइडियाज लो, उनके आइडियाज पे बिल्ड करो, अपनी बात पोलाइटली ऐड करो, दोनों की नीड्स के अकॉर्डिंग फाइनल सॉल्यूशन निकालो। इसी के साथ हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चलिए अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ADR एज अ मैकेनिज्म पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ADR किस तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बेस्ट और इफेक्टिव मेथड है और ADR के डिफरेंट मैकेनिज्म में कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम ADR का मतलब बताएंगे। ADR का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसे कभी कभी अप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टीज के बीच का सेटलमेंट बिना ट्रेडिशनल कोर्टरूम ट्रायल के कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जाता है। इसका मेन पर्पस लोगों को कम टाइम में स्पीडी और इफेक्टिव रिलीफ देना है ताकि कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी और जुडिशरी का बर्डन कम हो। इस प्रोसेस में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में हेल्प करती है। कुछ केसेस में इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है और कुछ केसेस में नॉन बाइंडिंग। अगर दोनों पार्टीज वॉलेंटरली एग्री करती है कि वो ADR के थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व करेगी, तो जो भी डिसीजन आता है वो उन पे लीगल बाइंडिंग होता है। ADR सिस्टम को इंडिया में प्रमोट करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसमें हर सिटीजन के राइट टू स्पीडी जस्टिस की बात की गई है। इसी राइट को अपहोल्ड करने के लिए पार्लियामेंट ने ADR जैसे सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाए हैं ताकि जस्टिस एक्सेसिबल हो सके। इसके बाद हम ADR के डिफरेंट मैकेनिज्म बताएंगे। पहला है आर्बिट्रेशन। ये एडजुडिकेटरी प्रोसेस है। इसमें दोनों पार्टीज पहले से एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें वो डिसाइड करती है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट के बताए आर्बिट्रेटर के द्वारा रिजोल्व करवाए जाएंगे। इसमें एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और उसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग होता है। जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है उसे आर्बिट्रेशन अवॉर्ड कहते हैं। ये अवॉर्ड चैलेंज भी किया जा सकता है अगर वो इलीगल हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। आर्बिट्रेशन प्रोसेस वॉलेंटरी भी हो सकता है और मैंडेटरी भी। अगर पहले से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो तो दोनों पार्टीज पर वो बाइंडिंग होता है। दूसरा है कॉन्सिलेशन। ये एक नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, यानी इसमें डिसीजन किसी जज या आर्बिट्रेटर के थ्रू इम्पोज नहीं होता है। इसमें दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, जिसे कॉन्सिलेटर कहते हैं। फिर हम कॉन्सिलेटर का रोल बताएंगे। कॉन्सिलेटर दोनों पार्टीज को एमिकेबल सेटलमेंट के लिए सजेशन देता है।
लेकिन ये सजेशंस तब तक बाइंडिंग नहीं होते जब तक दोनों पार्टीज एक रिटन कॉन्सिलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं कर देती। इसका मतलब जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक डिस्प्यूट लीगली रिजॉल्व नहीं माना जाता। कॉन्सिलेटर का एक कोर प्रिंसिपल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी डिस्कशन या डॉक्यूमेंट्स कॉन्सिलेशन प्रोसेस में यूज होते हैं वो पार्टी या कॉन्सिलेटर किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली सेक्शन 70 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंडर कॉन्सिलेटर पर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड प्रोसेस ऑफ एडीआर मीडिएशन है। मीडिएशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट कोर्ट रूम के बाहर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजोल्व किया जाता है और इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी मीडिएटर इन्वॉल्व होता है। आगे हम मीडिएटर का रोल बताएंगे। मीडिएटर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, यानी वो डिसीजन इम्पोज नहीं करता है, बस पार्टीज को सही डायरेक्शन देता है ताकि वो खुद अपना सॉल्यूशन डिसाइड कर सके। इस प्रोसेस का मेन फोकस होता है पार्टीज के इंटरेस्ट को समझना और उन्हीं के टर्म्स में सॉल्यूशन तक पहुंचना। जब दोनों पार्टीज किसी सॉल्यूशन पर एग्री कर लेती है तो एक मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन की जाता है। ये एग्रीमेंट फाइनल होता है और इस पर अपील नहीं की जा सकती अनलेस कोई बहुत एक्सेप्शनल रीजन हो। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मीडिएशन में एडवोकेट का क्या रोल होता है। अगर आपसे ये 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको मीडिएशन के 3 स्टेजेस के बेसिस पर एडवोकेट का रोल एक्सप्लेन करना है। पहला है प्री मीडिएशन स्टेज। इस स्टेज में लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट क्लाइंट के साथ रहता है। क्लाइंट को मीडिएशन प्रोसेस क्लियरली समझाता है, उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स मीडिएशन शुरू होने से पहले ही प्रिपेयर कर लेता है। ड्यूरिंग मीडिएशन एडवोकेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, लीगल एस्पेक्ट समझाता है, फेयर सॉल्यूशन पर फोकस करता है, क्लाइंट को सही लीगल एडवाइस देता है ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तीसरा है पोस्ट मीडिएशन स्टेज। अगर मीडिएशन सक्सेसफुल रहा और सेटलमेंट हो गया तो एडवोकेट एक लीगली वैलिड मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है। इस एग्रीमेंट को लीगल टर्म्स के अनुसार प्रॉपर शेप देता है ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड किया जा सके। फोर्थ प्रोसेस जुडिशियल सेटलमेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए एक जज के सुपरविजन में सेटलमेंट करती है। यहाँ जज एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी की तरह दोनों पार्टीज को असिस्ट करता है, उन्हें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंचने में हेल्प करता है। फिफ्थ प्रोसेस में लोक अदालत है। ये एक नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, यानी इसमें एक फुल कोर्ट रूम ट्रायल नहीं होता है। इसमें सिर्फ वही केसेस डील किए जाते हैं जो एक सिंगल सिटिंग में रिजोल्व हो सके, जैसे कि पेटी क्रिमिनल केसेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक चालान केसेस। इस प्रोसेस में पार्टीज का रोल एक्टिव नहीं होता और पूरा मैटर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने सुना जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, हम 5th क्वेश्चन में आपको मीडिएशन स्टेजेस, इम्पास ऑफ मीडिएशन, 5 कम्युनिकेशन टेक्निक और रिस्क इन मीडिएशन करना चाह रहे थे और 6th क्वेश्चन की कोई सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए हमने एडीआर मैकेनिज्म के बीच डिफरेंस बताने का सोचा था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम ये दोनों क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।